हेलो। हेलो, नमस्कार। आज हमें पढ़ना है अगला सेशन, जिसमें पढ़ना है कूलिंग सिस्टम। देखिए, कूलिंग सिस्टम बेसिकली सब जानते हैं कि आईसी इंजन में इंजन गर्म होता है और इंजन को ठंडे करने का जी अलग अलग जो प्रोसेस है वो कूलिंग सिस्टम कहलाती है। कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत बहुत से अलग अलग तरीके पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हम कुछ शुरुआत में कुछ चित्र दिखा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम शुरुआत करेंगे अपने नए सिलेबस या कक्षा 10वीं की सिलेबस के अनुसार, जिसमें आपको पढ़ना है। और आपकी थ्योरी इसलिए जरूरी होती है पढ़ाना क्योंकि आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं और बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलते, दोनों में मिक्स पढ़ाते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और थोड़ा बहुत आप भी एडजस्ट करके चलें, हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके। जैसे कि देखिए, इसमें लिखा है, in the previous level you learned about only the function of the cooling system। देखिए, पिछली क्लासों में हम कूलिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में हमने देखा है और इसकी क्या आवश्यकता है। इट्स अ नेसेसिटी। इन दिस लेवल यू विल लर्न मोर अबाउट द कूलिंग सिस्टम। मतलब कूलिंग सिस्टम के बारे में अब हम और ज्यादा सीखेंगे, ये क्या होते हैं। All the heat produced by the combustion of a fuel in the engine cylinder is not converted into useful power at the crankshaft। देखिए, इसमें लिखा है ऑल द हीट प्रोड्यूस, जितनी भी ऊष्मा या उत्पन्न होती है कंबसन चैम्बर में, इंजन के माध्यम से इंजन में जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होती है उपयोगी हो, जो उपयोग में लाई जा सके। और पूरा पावर का उपयोग नहीं हो पाता है क्रैंक शाफ्ट पर। इसके अलावा यदि इंजन गर्म होता है या कई जगह इसका नुकसान होता है, तो कहां कहां इसका नुकसान है। तो देखिए, टाइपिकली डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्यूल एनर्जी इज गिवन बिलो। अब देखिए, अभी तक हमने इसमें इंग्लिश में देखा, थोड़ी सी थ्योरी हम हिंदी में भी देख लें। ये पूरी थ्योरी जैसी की तैसी मैच करती है। जैसे कि हम बोल रहे हैं शीतल प्रणाली की आवश्यक टेक्निकों से सीखना, ये सब चीजें हैं, आप लोग एक पढ़ के देख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा है हिंदी में, इंजन सिलेंडर में ईंधन दहन के कारण, मतलब जब फ्यूल जलता है, संपूर्ण उत्पादित गर्मी क्रैंक शाफ्ट पर उपयोगी शक्ति में परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं क्रैंक शाफ्ट में पूरी एनर्जी का यूज नहीं किया जा सकता है। ईंधन ऊर्जा का एक विशिष्ट वितरण, जहां जहां इसका लॉस होता है या नुकसान होता है कि ऊर्जा कहां कहां खर्च हो रही है, वो इसमें लिखा है। जैसे कि इसमें हिंदी में देखें, क्रैंक शाफ्ट पर उपयोगी ऊर्जा 20%, सिलेंडर दीवारों को हानि, या सिलेंडर की जो दीवारें होती है वो 35% खर्च करती हैं, और निकासी गैस द्वारा हानि 35% होती है, घर्षण के द्वारा हानि 10% होती है। तो देखिए, ये जो 100%, अब हम थोड़ा सा इंग्लिश में देख लें इसको। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए यूजफुल वर्क, देखिए इसमें कितना है 20%, नीचे लिखा है 35%, फिर 35% और 35%। देखिए, हिंदी में हमने बताया है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इन सबका अगर हम परसेंट देखें तो टोटल 100% होता। इसका मतलब ये जो 100%, मतलब जो ऐसी ऊर्जा जो फालतू खर्च हो रही है, जो बेकार हो रही है, उसको हम 100% मान के चलते हैं। तो हम देखते हैं कि कहां कहां कितनी खर्च हो रही है। क्रैंक शाफ्ट पर 20% खर्च हो जाती है, सिलेंडर की दीवारों पर 35% हो जाती है, और गैसें, गर्म गैसें निकलती हैं, वो 35% ऊर्जा खर्च करती हैं। जबकि फ्रिक्शन और घर्षण में 10% एनर्जी का नुकसान हो जाता है। जैसे कि हम इसके आगे देखें, इट इज सीन दैट द इक्वालिटी ऑफ हीट गिवन to the cylinder wall is considerable, and if this heat is removed not removed from cylinder, it would result in the pre-ignition of
चार्ज। देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम हिंदी में जाएं, हिंदी में समझने में आसानी होगी। प्रायः हम देखते हैं कि दीवारों को दी गई गर्मी की मात्रा अधिक होती है यदि इस गर्मी को सिलेंडर से हटाया नहीं जाता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इंग्लिश वाले में, इट्स सीन दैट द क्वांटिटी ऑफ द हीट गिवन टू द सिलेंडर वॉल इज कंसिडरेबल, मतलब दी गई ऊष्मा ज्यादा होती है। एंड इफ दिस हीट इज नॉट रिमूव, यदि हम इसको हटाते नहीं हैं कहां से, सिलेंडर की दीवारों से, तो क्या होगा, इसमें प्री इग्निशन होगा। प्री इग्निशन क्या होता है, प्री इग्निशन का मतलब होता है समय से पहले ईंधन का जल जाना। कभी कभी जब ईंधन पहले जल जाता है तो इफिशियंसी नहीं मिलती, बहुत सारे नुकसान होते हैं। लुब्रिकेंट वुड ऑल्सो बर्न ऑलवेज, इससे क्या होगा, लुब्रिकेंट जो है जैसे ऑयल है वो भी जलने लगेगा। देयर वाई कसिंग द सीजिंग ऑफ द पिस्टन, पिस्टन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। सीज मतलब एक जगह चिपक जाना। एक्सेस हीटिंग विल ऑल्सो डैमेज द सिलेंडर मटेरियल, और सिलेंडर के मटेरियल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम इंजन की हीट को हटाएं, और इस वजह से हमें अत्यधिक आवश्यक होती है। देखिए यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा आप लोग नोट करते जाएं क्योंकि इसमें हमने नोट नहीं किया है। हमें कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, या फिर हमें हीट क्यों हटाना आवश्यक है। तो ये जो पैराग्राफ लिखा है, ये पूरा पैराग्राफ आप इसके आंसर में लिख सकते हैं यदि यहाँ से पूछा जाता है कि इंजन की हीट हटाना क्यों आवश्यक है। ये शुरू से लेके एंड तक पूरा पैराग्राफ आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसा है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर नीड ऑफ रिमूविंग हीट, या हीट को हटाना क्यों आवश्यक है। तो ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें नीचे के पैराग्राफ में भी लिखी हुई हैं। देखिए, उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जा सकती है कि सिलेंडर दीवारों से अत्यधिक ताप को हटाने के लिए एक उपयुक्त साधन आवश्यक है ताकि तापमान निश्चित सीमा से नीचे कायम रखा जा सके। इंजन 70 से 75 डिग्री तापमान में सबसे अच्छा प्रदर्शन देता है। देखिए जरूरी है कि हम इंजन के तापमान को एक निश्चित लिमिट या एक सीमा तक बांध के रखें कि इतने से ऊपर ना जा सके। जैसे कि इसमें एक लिमिट दी गई है 70 से 75 डिग्री। यदि इससे ज्यादा तापमान होता है तो हमारे इंजन के सीज होने की संभावना बढ़ जाएगी और हमारा इंजन जो है या सिलेंडर है वो अधिक तपते या तापमान में चला जाएगा, जिससे नुकसान होने की संभावना होती है। तो देखिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लाइन हम आपके लिए नोट करवा दे रहे हैं। द इंजन गिवन बेस्ट परफॉर्मेंस एट टेम्परेचर फ्रॉम 70 to 85 डिग्री, 70 to 85 डिग्री सेल्सियस। इसमें हिंदी में क्या लिखा है, हाँ सॉरी 85 इसमें भी लिखा है, गलती से हमने 75 पढ़ लिया हुआ। विच इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर लिमिट, और इसे हम क्या कहते हैं, तापमान की एक सीमा या लिमिट कह सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए यदि इंजन गर्म होता है तो हम इंजन को कितने तरीकों से ठंडा रख सकते हैं या एक लिमिट में उसके तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो सिस्टम है वो मेथड ऑफ द कूलिंग, या इंग्लिश में बोले मेथड ऑफ द कूलिंग बोले, सिस्टम सबसे पहला है वो है एयर कूलिंग सिस्टम, हिंदी में बोले वायु शीतलन। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द मेथड is to have the current of air flowing continuously over the heated metal surface from where the heat is to be removed. The heat dissipation depends upon following factor। देखिए इसमें कुछ फैक्टर लिखे हैं, आगे ये लिखा है तो थोड़ा सा हिंदी में भी देख लें। द बेसिक प्रिंसिपल, पहले इंग्लिश में इसको समझ लें, हिंदी में सेम है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड
in this method is to have the current of air flowing continuously over the heated metal surface। क्या होता है, जब कोई सरफेस गर्म होता है और लगातार अगर उससे कोई ठंडी हवा टकरा जाए तो उसके सतह का जो तापमान है वो कम होने लगता है। अब देखिए इसमें हिंदी में भी इस विधि का मूल सिद्धांत है कि वायु धारा को गर्म धातु की सतह पर लगातार प्रवाहित किया जाता है, जिससे तापमान को हटाना, तापमान का विस्तरण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इसको समझने से पहले हम थोड़ी से ये चार चीजें भी देख लें। धातु सतह क्षेत्र जो वायु के संपर्क में आता है, वायु की मात्रा, प्रवाह की दर, गर्म सतह और वायु के बीच तापमान का अंतर, इंजन के प्रयोग की गई धातु की चालकता, ये चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अब इसको हम इंग्लिश में देखें। सरफेस एरिया ऑफ द मेटल कॉन्टेक्ट एयर, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीटेड सरफेस एंड एयर, कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल यूज फॉर इंजन। इसके लिए हम एक फिगर देख रहे हैं। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, तो नॉर्मली ये फिगर आपने देखा होगा, ये फिगर मोटरसाइकिल में होता है। अब कई बार हमने देखा, नोटिस किया है कि जैसे कि इस इंजन में आपने देख रहे हैं बाहर कुछ पत्ती टाइप की निकली है। हम एक क्यों निकालते हैं? हो सकता है कि ऐसा इंजन बनाते जिसमें इनकी जरूरत ना पड़ती। क्यों? क्योंकि इसमें ठंडे करने के लिए एयर फ्लो सिस्टम है, और एयर फ्लो सिस्टम के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया की आवश्यकता होती, मतलब ऐसा ज्यादा से ज्यादा एरिया मिले जो हवा के संपर्क में आए। ये जो आप फिन्स ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों तरफ, इसके लिए एक अलग से चित्र बनाया है। तो इनके लिए अलग से निकालने का कारण यही है कि इनका क्षेत्रफल बढ़ जाए, और जैसे ही हवा इनसे टकराएगी तो इसकी जो गर्मी है वो हवा के साथ में निकलेगी। यदि ठंडी हवा होगी तो इसकी गर्मी को साथ में लेके चली जाएगी। अब कहाँ से आ रही है इसमें गर्मी? इंजन में यहाँ पर बर्निंग हो रही है, और सिलेंडर की दीवारें कहीं ना कहीं इसके कांटेक्ट में है। तो सिलेंडर की दीवारों का जो टेम्परेचर है इन पंखियों तक या इन पत्तियों तक जरूर जाएगा और इन सभी में फैलेगा। जैसे ही हम टू व्हीलर चलाते हैं तो लगातार सामने से तेज हवाएं लगती हैं, और तेज हवाओं के कारण ये जो फिन्स हैं, जिन्हें पंखी या पत्ती कुछ भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, जो जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है, हवा के कांटेक्ट में आते हैं। हवा के कांटेक्ट में आने के कारण ये लगातार अपनी ऊर्जा, वो ऊष्मा को कम करते हैं, या फिर इनका लगातार तापमान कम होता है, इसलिए हम इसे एयर कूल्ड सिस्टम कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, पहला आप समझते हैं। सरफेस एरिया ऑफ मेटल इन कांटेक्ट विथ एयर। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए हमने इसमें ये फिन्स निकाले हैं। मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, जैसे ही गाड़ी तेज चलेगी तो हवा की मात्रा ज्यादा से ज्यादा आएगी, उसका मास ज्यादा से ज्यादा होगा, और गर्म हवा पास होती जाएगी। अगला है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीटेड सरफेस एंड एयर। देखिए जो ये गर्म फिन्स हैं, इनका तापमान और टकराने वाली हवा के तापमान का अंतर ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडे हो सके। चौथा है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यूज्ड फॉर इंजन। जिस मेटल या धातु की ये फिन्स बनाए गए हैं, जैसे अधिकांश हमने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी ठंडे होते हैं और बहुत जल्दी गर्म होते हैं। इसी वजह से इस फिन्स पे काम एल्यूमिनियम का किया जाता है, जबकि लोहे की कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, और अन्य धातुओं की तुलना में एल्यूमिनियम सबसे अच्छा कंडक्टर है, जो ऊष्मा की कंडक्टिविटी को ज्यादा करता है या अधिक कर देता है, जल्दी से जल्दी इससे ठंडा किया जा सकता है। ये हो जाएगा हमारा एयर कूल्ड सिस्टम। एयर कूल्ड सिस्टम के बाद दूसरा है हमारा वाटर कूल्ड सिस्टम। देखिए वाटर कूल्ड सिस्टम सब जानते हैं कि पानी से ठंडे होने वाला सिस्टम, या ऐसी व्यवस्था जो पानी के माध्यम से ठंडे कर सके। देखिए वाटर कूल्ड सिस्टम में हम देखेंगे, इसमें लिखा है इन वाटर कूलिंग
इन वाटर कूलिंग द इंजन सिलेंडर्स आर सराउंडेड बाय वाटर जैकेट्स। सराउंडेड बाय वाटर जैकेट्स का मतलब होता है जिस ऐसी खाली जगह जिसमें पानी प्रवाहित हो सके, थ्रो विच द कूलिंग वाटर फ्लो, या ठंडा पानी फ्लो होता है उसमें। हीट फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर वाल, और यह सिलेंडर वाल के नजदीक से निकलता है। इनटू वाटर विच गोज टू द रेडिएटर वेयर इट लॉसेस इट्स हीट टू द एयर। अब देखिए हिंदी में भी थोड़ा सा देख लें। जल शीतलन में इंजन सिलेंडर जल आवरण से घिरे होते हैं, अर्थात जहां सिलेंडर होता है वो चारों तरफ कहीं ना कहीं पानी से घिरे होते हैं, उनके आजू बाजू खाली जगह होती है। इसके लिए हम एक चित्र देखते हैं पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से मार्क है, पहला सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा और चौथा। ये चित्र एक प्रकार से 3D ऐसा है जिसमें हमें लग रहा है कि चारों तरफ खाली है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें जोड़ने के लिए धातु से कांटेक्ट में रखा जाता है या इसको ऐसा ज्वाइंट किया जाता है, लेकिन इनकी पास में फिर भी ऐसी खाली जगह होती है कि पानी का फ्लो हो सके। आप देख रहे होंगे एक फ्लो बना हुआ है। जैसे कि हम इसको रेडिएटर से शुरू करें, रेडिएटर में ये ऊपर वाली वॉल्व है, प्रेशर रिलीज्ड कैप लिखा है इसमें, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से पानी जाता है नीचे, और नीचे तक आते आते ठंडा हो जाता है। जैसे ये ठंडा पानी होता है तो देखिए सिलेंडर के चारों ओर ये पानी फैल जाता है, और इसी पानी को दोबारा वापस, जो पानी गर्म हो जाता है इसको वापस निकाला जाता है, या एक मेथड के माध्यम से, पंप के माध्यम से, किसी भी तरीके से इसमें कैप या इन सब चीजें का उपयोग किया जाता है। तो वापस ये कहाँ चला जाता है, रेडिएटर में, और रेडिएटर में पहुंचता है तब यह बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। लेकिन इसके बाद रेडिएटर के फिन्स और पतले पाइपों में से जाने के बाद यह कूलेंट या पानी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद यह दोबारा सिलेंडर में चला जाएगा। यह प्रक्रिया लगातार चलती है जिससे इंजन को ठंडा रखा जा सकता है। जैसे कि चित्र में आपने देखा, ये जो चीज आप देख रहे हैं चित्र में, ये रेडिएटर है। रेडिएटर का काम होता है पानी को या कूलेंट को ठंडा करना। अब आगे हम देखते हैं जिसमें शीतलन जल प्रवाहित होता है। ताप का प्रवाह है, सिलेंडर दीवारों से शीत जल को होता है, तथा जल विकिरक रेडिएटर, या रेडिएटर कहा जाता है जिसको हिंदी में कहा जाता है विकिरक, जहां जल अपने ताप का हस्तांतरण बाहरी वायु को कर देता है। अब इसके लिए भी देखो दो मेथड हैं। पहला है थर्मो साइफन मेथड, दूसरी है पंप परिसंचरण सर्कुलेशन। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला चित्र, ये एक थर्मोसाइफन मेथड का चित्र है। थर्मोसाइफन मेथड रेडिएटर से कुछ इंजन की दीवारों से इसी तरीके से काम करती है। जो आप देख पा रहे हैं ये थर्मोसाइफन मेथड का उदाहरण है। ये जो दूसरा चित्र है ये एयर कोल्ड चित्र है। इसके नीचे एक दूसरा और चित्र बना हुआ है, ये कूलेंट के माध्यम से है, जिसमें एक छोटा रेडिएटर लगा है। नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में होता है, जैसे हायाबुसा गाड़ी होती है, तो एक जिसका इंजन लगभग लगभग हजारों सीसी के हैं, 800 सीसी, 1000 सीसी, इस तरीके से। तो इनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। या कई बुलेट आ रही हैं 600 सीसी में, उनमें भी ऐसे रेडिएटर लगे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये थर्मोसाइफन मेथड है। अब हम देखते हैं इसमें लिखा है पंप सर्कुलेशन। शायद आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, बाजार में, मार्केट में आप लोगों ने पंप चलते हुए, आईसी इंजन चलते हुए देखे होंगे, जहां पर कॉटन से के गद्दे बनाए जाते हैं। कॉटन के गद्दों में जो पुराने कॉटन होते हैं, नए कॉटन होते हैं, उन्हें बारीक करके दोबारा अच्छा करने के लिए या कचरा साफ करने के लिए एक पंप लगाया जाता है। उनके यहाँ पर बड़ी सी टंकी रखी होती है, उस टंकी में गर्म पानी आता है और फिर ठंडा पानी इंजन में चला जाता है। नीचे एक छोटा सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया जाता है
जिसका काम होता है कि इंजन से गर्म पानी को निकाले और ठंडे पानी को इंजन तक पहुंचाए, यही उसका काम है। तो पंप का सीधा सा उदाहरण है, मार्केट में लोकल में आप कहीं भी देख सकते हैं पंप सर्कुलेशन सिस्टम। उसमें रेडिएटर नहीं होता है, एक टंकी में बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, लगभग 200-300 लीटर या इससे ज़्यादा या कम, जितने जितने पंप की साइज होती है या आईसी इंजन की साइज होती है। अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादातर इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता था। आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये रेडिएटर है, ये चित्र देखो, ऊपर एक प्रेशर रिलीज्ड कैप लगा हुआ है, दूसरा है इसके नीचे फैन, ये फैन का मार्क है कि पंखा लगा हुआ है जिससे हवा, ठंडी हवा अंदर आती है और रेडिएटर के कूलेंट को ठंडा कर देती है। थ्रो रेडिएटर टू कूल, एयर फ्लो का साइन बना हुआ है, ड्रेन कॉक, ओवरफ्लो पाइप, ये ओवरफ्लो यदि ज़्यादा हो जाता तो इससे बाहर निकलेगा। थर्मोस्टेट रेगुलेटेड फ्लो टू वाटर, यहाँ पे एक थर्मोस्टेट वाल्व लगी हुई है, ये तब खुलती है जब इंजन का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है या फिर 85 डिग्री से ज़्यादा होने लगे तो यह ऑटोमेटिक अब खुल जाती है और रेडिएटर में कूलेंट को, गर्म कूलेंट को भेजने लगती है। पंप सर्कुलेटेड वाटर थ्रू जैकेट टू कूल सिलेंडर्स, आगे देखते हैं हम। जैसे कि आप लोग वाटर कूलिंग समझ गए होंगे, अब दूसरा है इसके बाद में थोड़ी सी हिंदी लिखी है। हिंदी में आधुनिक ऑटोमोबाइल में पंप परिसंचरण प्रणाली प्रयोग की जाती है क्योंकि इस प्रणाली में रेडिएटर का आकार थर्मो साइफन प्रणाली की तुलना में काफी छोटा होता है तथा शीतलन भी तीव्रता से होता है। आगे देखेंगे हम, अपार्ट फ्रॉम द टू वाइडली यूज मेथड, अब वर्तमान समय में जो बहुत बड़े स्तर पर जो जिन मेथड का उपयोग हो रहा है उनमें है लिक्विड कूलिंग। देखिए लिक्विड कूलिंग या हिंदी में बोला तरल द्रव्य कूलिंग, कभी कभी जल के स्थान पर अन्य तरल पदार्थ इंजन शीतलन के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबलने जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, वो बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए ग्लिसरीन लगभग 260 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और इथाइलिन ग्लाइकॉल 195 डिग्री पर उच्च क्वथनांक तरल की ताप हस्तांतरण क्षमता को बढ़ाता है तथा शीतलक का भार एवं विकिरक का आकार भी कम हो जाए। विकिरक मतलब रेडिएटर। तो इसकी जो थ्योरी लिखी है इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है। तो हम कह सकते हैं ऐसे द्रव जिनमें पानी की जगह कूलेंट का उपयोग होता है, कूलेंट 100 डिग्री पर उबलता नहीं है या 100 डिग्री पर इनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जैसे ग्लिसरीन का 290 डिग्री है जबकि इथाइलिन ग्लाइकॉल का 195 डिग्री है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें भी रेडिएटर जैसी छोटे रेडिएटर का उपयोग किया जाता है और कूलेंट जो आज के समय में नई गाड़ी आ रही है उनमें कूलेंट यूज होता है ना कि पानी। तो यह तरल द्रव्य शीतलन की एक मेथड है। ये लगभग कूलिंग सिस्टम जैसा कि वाटर कूलिंग सिस्टम है उसी के जैसा है, सिर्फ अंतर यह है कि यह छोटे आकार के होते हैं और इंजन को जल्दी ठंडा करने में सक्षम है। अगला है प्रेशर सील्ड कूलिंग। तो थोड़ा हम देखें इसमें, दाब प्रेशर सील्ड बंद शीतलन, उच्च दाब पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, फलस्वरूप जैसे कि इसमें क्या लिखा है उच्च दाब, जब किसी द्रव को पर दाब डाला जाता है या दबाव रहता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। सीधी सी बात है, जैसे कि पानी है, पानी का क्वथनांक यदि 100 डिग्री है
यदि इसको दबाव में रखा जाए, प्रेशर में रखा जाए, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने अधिक होगा, तभी इसमें क्वथनांक होगा। जैसे कि 110 डिग्री पर, 115 डिग्री पर, 20, एक एग्जाम्पल बता रहा मैं। रेडिएटर के भार में कमी लाई जा सकती है तथा इंजन उच्च ताप पर परिचालन के कारण ऊष्मीय दक्षता में बढ़ोतरी होती है। दबाव में लगभग 10 किलो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर की बढ़ोतरी से क्वथनांक 2.5 डिग्री बढ़ जाता है। देखिए, यदि 10 किलो न्यूटन का प्रेशर है प्रति वर्ग मीटर, तो 2.5 डिग्री क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे कि 100 की जगह 102.5 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस विशेष दबाव को प्राप्त करने के लिए एक सील बंद रेडिएटर टोपी का प्रयोग किया जाता है। जब प्रणाली में दबाव एक निश्चित पूर्व निर्धारित मूल्य जैसे कि 50 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो, तो दबाव आघात या इसमें जो वाल्व लगी होती है, बिलो ऑफ वाल्व खुल जाती है। कब खुलती है? जब यह 50 किलो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर से अधिक होता है। यदि रेडिएटर के अंदर भाप अचानक संघनित हो जाती है तो निर्वात के कारण रेडिएटर सिमट जाता है। यदि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भाप हो जाएगी तो रेडिएटर निर्वात या वैक्यूम होने के कारण सिकुड़ जाएगा। अतः सुरक्षा हेतु प्रणाली में एक निर्वात वैक्यूम वाल्व का प्रावधान भी किया जाता है। कुछ इंजन में अति प्रवाह पाइप के स्थान पर एक विस्तार टंकी लगाई जाती है। टंकी को रेडिएटर के साथ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि इंजन के तापमान में बढ़ोतरी होने पर इसमें अतिरिक्त ठंडा पानी प्राप्त हो तथा शीतलन पानी का तापमान बढ़ जाए। जब शीतलन पानी ठंडा हो जाता है तो पानी का आयतन कम हो जाता है। जैसे कि पानी ठंडा होता तो सीधी सी बात है, आयतन कम हो जाएगा। अतः यह ठंडा पानी टंकी में वापस रेडिएटर में आ जाता है। सामान्यतः टंकी पारदर्शी प्लास्टिक की बनी होती है ताकि इसमें शीतलक के स्तर को देखा जा सके, मतलब कूलेंट के स्तर को देखा जा सके। ये दबाव प्रेशर सीलबंद कूलिंग सिस्टम है। अब देखिए कूलिंग सिस्टम में कि मुख्य कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं या फिर कूलिंग सिस्टम में होती हैं। कूलिंग कंपोनेंट ऑफ द कूलिंग है, कूलिंग सिस्टम के लिए आवश्यक कौन कौन से भाग हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए रेडिएटर, रेडिएटर शीतलन पंखे, हिंदी में देखते जा रहे हैं। रेडिएटर, रेडिएटर, रेडिएटर शीतलन पंखे, दबाव कैप और आरक्षित टंकी, जल पंप, थर्मोस्टेट, बाईपास प्रणाली, फ्रीज प्लग, हेड गैस्केट, रबर हॉज पाइप। देखिए ये सब चीज़ें इंग्लिश और हिंदी सब में हैं, तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप इनको याद करके रखें कि कूलिंग सिस्टम में उपयोग होने वाले या कूलिंग सिस्टम के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, ताकि आप इनको बता सकें। आपके लिए इनकी बेसिक थ्योरी ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, तो आप इतना ही याद रखें। यदि पूछा जाए कि व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो आप इनके बारे में बता सकते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि कूलिंग सिस्टम के सभी भागों को बताइए या कौन कौन से अंग हैं। अब अगला है, देखिए इसमें क्या लिखा है, शीतलन प्रणाली कैसे काम करती है। हाउ डज अ कूलिंग सिस्टम वर्क, हाउ डज अ कूलिंग सिस्टम
वर्क। कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बेसिक सी थ्योरी है। शीतलन प्रणाली इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड मार्गों द्वारा तरल शीतलक को प्रसारित करके कार्य करता है। इसका मतलब है कि इंजन ब्लॉक, जो इंजन के ब्लॉक हैं, और सिलेंडर हेड के मार्गों द्वारा शीतलक मतलब कूलेंट, कूलेंट को क्या किया जाता है, भेजा जाता है या वहां से फ्लो किया जाता है। शीतलक जब इन मार्गों से प्रभावित होता है, मतलब कूलेंट की प्रवाह के लिए जब कूलेंट फ्लो होता है, तो यह इंजन से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है और इंजन की जो गर्म हीट है उसको ग्रहण कर लेता है और इंजन को ठंडा करता है। उष्मित तरल रबर होज के माध्यम से कार के अग्र में अरूढ़ रेडिएटर में पहुंचता है। और कहाँ पहुंचता है ये, रेडिएटर के अग्र में, आगे रेडिएटर में पहुंचता है। उष्मित तरल जब रेडिएटर की पतली ट्यूब में से बहता है, वायु धारा जो कार के सामने ग्रिल में से इंजन कक्ष में प्रवेश करती है, उष्मित तरल को शीतलक कर देती है। तरल शीतल होने के पश्चात पुनः इंजन में प्रवेश करके इंजन की ऊष्मा को अवशोषित करता है, अर्थात जो इंजन है उसकी ऊष्मा को दोबारा अवशोषित करता है। पानी पंप तरल को प्रणाली के आवृत एवं नल साजी मार्गों में प्रसारित करता है। तो इस तरीके से बेसिक एक प्रणाली है जिसके माध्यम से हम कूलिंग सिस्टम देख रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं पे लिखा, हाउ डज द कूलिंग सिस्टम वर्क, तो आपको इतना पैराग्राफ जरूर लिखना है यहाँ से यहाँ तक। और हिंदी वालों के लिए जितना हाईलाइट किया है ये। अब इसमें एक चीज और लिखी है, थर्मोस्टेट को इंजन और रेडिएटर के बीच लगाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है, देखो एक थर्मोस्टेट वाल्व होती है जो इंजन और रेडिएटर के बीच में लगी होती है, जैसे कि अभी हमने एक चित्र में दिखाया था आपको। आप जैसे कि चित्र देख पा रहे हो ये वाला, इस चित्र में आप देखेंगे, देखिए ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये वाली बॉल्व, ये थर्मोस्टेट बॉल्व, इसका काम होता है कि एक निश्चित ताप पर कूलेंट को रेडिएटर में ठंडे होने के लिए पहुंचाना। ये किसका काम है, थर्मोस्टेट वाल्व का। सुनिश्चित करता है, देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, सुनिश्चित करता है कि शीतलक एक पूर्व निर्धारित तापमान के ऊपर रहे। पूर्व निर्धारित तापमान के ऊपर रहे। शीतलक का तापमान इस तापमान के नीचे गिरता है तो थर्मोस्टेट रेडिएटर को शीतलक का प्रवाह बंद कर देता है तथा तरल को उपमार्ग द्वारा सीधे वापस इंजन में प्रवाहित करता है। क्या होता है, जब इंजन ठंडा रहता है तो कूलेंट रेडिएटर तक नहीं पहुंचता। कब पहुंचेगा, जब इंजन गर्म होगा। ऐसी स्थिति में जब इंजन ठंडा रहता है तो कूलेंट इंजन में वापस चला जाता है, ना कि रेडिएटर में जाता है। इसमें क्या लिखा है, शीतलन का तापमान इस तापमान के नीचे रहता है तो थर्मोस्टेट रेडिएटर को शीतलक का प्रवाह बंद कर देता है, अर्थात रेडिएटर में शीतलक या कूलेंट नहीं पहुंचता है और तरल को उपमार्ग द्वारा सीधे वापस इंजन को प्रवाहित कर देता है, अर्थात इंजन में वापस पहुंचा देता है। शीतलक इसी प्रकार से लगातार प्रसारित होता रहता है जब तक निर्धारित तापमान तक नहीं पहुंचता। निर्धारित तापमान पर पहुंचने के पश्चात थर्मोस्टेट वाल्व को खोल देता है तथा शीतलक रेडिएटर के माध्यम से प्रसारित होने लग जाएगा, अर्थात रेडिएटर के माध्यम से ठंडा होने लग जाएगा। आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने कूलिंग सिस्टम का पूरा चैप्टर देखा है। आप एक चित्र देख सकते हैं, ये कूलिंग सिस्टम है, और एक दो चित्र और भी हमने दिखाए हैं। तो हमें आशा है या हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर जरूर करना है। आप सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।